ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। सो आज हम थोड़ा इसका रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि किसी किसी को लास्ट टाइम प्रॉब्लम थी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. नाउ यहाँ तक आपको पता ही था मैटर क्या था, और एटम के बारे में भी आपको जानकारी है। तो एटम के बारे में फिर आया था डाल्टन। डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था डाल्टन ने? डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स कहे थे एटम के बारे में। क्या क्या कहा था इसने? याद है कि आगे दो विषय छोड़? नहीं से डाल्टन ने न्यू वो मतलब स्मॉल इन्हीं के बारे में एटम्स के बारे में कहा था कि ना तो इनको बनाया जा सकता है नॉर के मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। यस सर। ऑल मैटर जो है, जो मैटर है, वो बना होता है छोटे पार्टिकल्स का, जिसको हम एटम कहते हैं। और एटम कहते हैं। ये एटम वो चीज है जो इनविजिबल है, और ऐसा है कि ये डिवाइड भी नहीं हो सकता है। ये डाल्टन ने कहा था। बाद में हमने इसको डिवाइड करके दिखाया किसी और साइंटिस्ट ने। थ्योरी फेल इसने हो कहा गई। था कि नहीं होगा। और भी इसने कुछ कहा था कि एटम के नाइदर भी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय होगा, ना बना सकता है कोई। ये इसका लॉ ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसमें इसने वो और भी बोला था कुछ, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये भी इसने कहा था। और भी इसने कुछ पॉइंट्स कहे थे कि जो इनका जो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है। ये भी यस कहा था सर। डाल्टन ने। तो उसके बाद डाल्टन को जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि ये नहीं बता सका कि अगर एटम जो है, इसमें जो छोटे छोटे जिनका ये बना होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो फिर इनकी वजह से ये डिवाइड हो गया, जबकि इसने कहा था कि ये इनडिविजिबल है। डिवाइड लेकिन ये हो गया डिवाइड, तो इसकी वजह से इसकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। फेल। और एक यस सर। ड्रॉबैक था इसकी इस थ्योरी का, कि एलिमेंट्री जो वो सिमिलर होते हैं, लेकिन वो सिमिलर नहीं थे। इसकी वजह से भी यस सर। इसकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। और उसके बाद ये सब होने के बाद हम बात करेंगे, आया था इसके बाद, कौन आया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। नहीं, थॉमसन थॉमसन ने मॉडल दिया था इससे पहले। चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो, फिर इलेक्ट्रॉन की बात आई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। थॉमसन था, एक साइंटिस्ट था, जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ क्रिक्स ट्यूब। क्रिक्स ट्यूब में इसने क्या किया था? पहले इसने इसका जो प्रेशर था वो क्या किया था? प्रेशर इंक्रीज क्या किया था। होना चाहिए थे? क्या होना चाहिए प्रेशर? इंक्रीज मतलब ज्यादा होना नो, चाहिए वो कम। नो, नो। वो प्रेशर लो एंड एंड टेम्परेचर, वो वोल्टेज, वोल्टेज हाई, यस हाई यस वोल्टेज, लो प्रेशर। जब ये दोनों यस चीजें होंगी तो उससे क्या होगा? उसके बाद उसने देखा कि इसमें थोड़ा सा जो ग्लो हुआ था बल्ब, वो ग्रीन कलर हुआ था पैदा वहां पर। लेकिन उसके बाद इसने फिर ऐसा किया कि इसने फिर से इसको ट्राई किया। ये जो प्रेशर था उसको फिर कम किया। कितना किया? 10⁻⁻² किया। इसके बाद फिर भी इसने फिर और इसको कम किया, 10⁻⁻⁴। तो उस पर उसने देखा कि जो मूवमेंट है वहां पर कुछ मूवमेंट हो रही है कैथोड से एनोड की तरफ। तो उसने बोला कि यस अगर एनोड की तरफ कोई चीज आ रहा है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसने बोला जो यस इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव नेगेटिव, है। नेगेटिव चार्ज है इसका। तो ये बोला था इसने। उसके बाद ये इसका कंक्लूजन है, क्रिक्स ट्यूब की वजह से इसने ये सब कुछ डिस्कवर किया था। उसके बाद आया था प्रोटॉन की बात। प्रोटॉन जो था, एक साइंटिस्ट था जिसको गोल्डस्टाइन कहते थे। इसने क्या किया है? इसने इसी ट्यूब को, इसी एक्सपेरिमेंट को ये पढ़ रहा था, इसी एक्सपेरिमेंट को ये कर रहा था कि वहां से इसने देखा जो मूवमेंट था कैथोड एनोड मींस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो मूवमेंट था, इसी तरह का मूवमेंट इसने देखा एनोड से कैथोड की तरफ। यानी कि इसने देखा कि यहाँ से जब नेगेटिव जब चल रहा था, जब गैस चल रहा था, तो ये आयोनाइज कर रहा था उस गैस को। यानी कि इसका मतलब, आयोनाइज होने का मतलब यह है कि ये वहां से निकाल रहा था इसको, क्या? पॉजिटिव चार्ज ये वहां से पॉजिटिव निकाल चार्ज रहा की था, तरफ। नेगेटिव मूव हो रहा था। यानी कि इससे इस वहां पर पॉजिटिव रह रहा था, नेगेटिव आगे बढ़ रहा था। जो पॉजिटिव वहां रह रहा था उसने उसको कहा कि ये वहां पर प्रोटॉन की वजह से हो रहा है। तो इसने इसको नाम दिया था कि ये एक और चीज है उसमें, ये प्रोटॉन है।
ठीक। उसके बाद Yes. थॉमसन ने कहा जो ये एटम है इसमें जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वो कुछ इस तरह से नेगेटिव है, वो यानी पॉजिटिव कि एक ही जगह। ये कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव उधर उधर फैले हुए हैं, इधर उधर, ठीक है, कहीं भी नेगेटिव Yes. है कहीं भी पॉजिटिव है, ये बोला था फिर थॉमसन ने। उसके बाद वाटर में। यस वाटरमेलन मेलन जैसा स्ट्रक्चर इसने बोला था इसमें होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि अगर हम देखेंगे किसी भी एटम को जब वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी चीज में जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में होगा तो ये आपस में वो अट्रैक्ट 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 करते हैं। करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स कि जो भी चीज है ये खत्म हो जाएगी। तो Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जब वहां पर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, पॉजिटिव और नेगेटिव की जब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी एक साथ होने की, तो इसकी वजह से इसकी थ्योरी जो है ये फेल हो गई। बाकी सब Feel पॉइंट्स तो होगी। ठीक है कि ये होता है इसमें Yes. प्रेजेंट, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी, लेकिन एक चीज इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकी है, मतलब कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है ये नहीं बता सका, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी जो है फेल हो गई। उसके बाद आए सर रदरफोर्ड आए, इसने क्या किया, इसने एक गोल्ड की फाइल लाई, यानी कि इसने एक गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा लाया, उसको एक जगह रखा, साइड में उसको मेटल की फाइल यानी मेटल से उसको कवर किया, ठीक है। फिर क्या Yes, किया, sir. फिर अल्फा पार्टिकल से इसको स्ट्राइक किया गोल्ड से, इसको छेद हो गए। तो वो जो छेद थे उसमें से कुछ जो हुए, Raise. कुछ रेज जो है वो पास हो गई, कुछ रेज जो है वो बेंड हो गई। तो इसने बोला Yes. कि ये बेंडिंग जो है या ये बेंड होना या ये रिफ्लेक्ट वापस होना वहां से कुछ है जिसकी वजह से ये वापस होगी। जो रेस पास हुई वो उसके बारे में इसने बताया कि एटम खाली भी है कई जगहों पर। इसने बोला जो एटम Yes. है वो कई जगहों पर खाली भी है। खाली और भी है। जो डिफ्लेक्ट वापस हुई, इसने बोला कि वहां पर कुछ सॉलिड चीज है जिसको इसने बाद में नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। इसने बोला Yes, sir. वहां पर भी वही चार्ज है जो चार्ज हम यहाँ से इसको दे रहे हैं, यानी यहाँ से हम कौन सा चार्ज इसको दे रहे थे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो कि पॉजिटिव था। इट मीन्स Positive. यहाँ से जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे थे तो वहां भी पॉजिटिव था, इसलिए ये वापस आ रहे थे। तो इसने Yes, sir. बोला जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। तो इससे ये Yes. मसला क्लियर हुआ कि सेंटर में कुछ है और वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो सेंटर का आसपास का एरिया है वो खाली है, ये इसकी वजह से प्रूव हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने देखा कि इसमें से, हाँ ये हमने देखा कि इसमें से कुछ जगह जो है वो खाली भी थी। और जो न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसने पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट किया, वापस किया बैक। तो फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद देखो हमें हमें पता है कि जो भी एटम होता है उसमें एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे, एटॉमिक नंबर किस चीज का बना होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एटम का, ये एक एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करेंगे इट मीन्स या इसमें कितने या प्रोटॉन्स और या या इसमें कितने प्रोटॉन्स है या इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स है, कितने या प्रोटॉन्स है कितने या इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में से एक चीज। तो अब अगर सोडियम एटम है, हमें पता है इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। या 11? तो अगर 11 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स या 11 है इसमें प्रोटॉन्स, फिर जो बाकी मास है वो किस चीज का है, ये सोचा इन्होंने कि अगर बाकी मास जो है एटम का, जो बाकी इसके बावजूद भी 11 के बावजूद भी जो मास है वो किस चीज का है। तो इन्होंने कहा इसमें कोई और चीज भी है, जो प्रोटॉन है सेंटर में वहां उसके साथ कोई और चीज भी है, और जिसकी चीज वजह भी से है। इसका मास कुछ और है। इसका मास है 24 किसका सर? सोडियम का। यस सर। अगर हम बात करेंगे इसका, अगर इसका 24 मास है तो बाकी जो चीजें हैं वो कहां से आई, है ना। मतलब 11, अगर इसमें 11 जो है प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का है, जो बाकी 13 जो बच गए, 13 जो इसका बाकी मास है वो कहां से आ गया। तो इन्होंने बोला वहां पर कुछ और भी है, तो इसको नाम दिया इन्होंने वहां पर न्यूट्रॉन्स है। इट मीन्स इसमें कितने 13 इसमें न्यूट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। क्लियर। यस सर। नाउ उसके बाद
हाँ, अब हमें ये भी पता चल गया था प्रोटॉन का जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था, वो तो हमें पहले ही पता। अब जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का हमें ये पता ऐसे पता चल गया कि इसका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो अब दोनों में से कोई और चीज होनी ही थी, क्योंकि नेगेटिव फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता था, तो वो नेगेटिव था। और उसके बाद जो बाकी जो इस एटम के सेंटर में अगर देखेंगे, सेंटर में पॉजिटिव अगर होता, अगर उसके साथ नेगेटिव होता तो इट मींस कोलैप्स हो जाता। तो इट मींस जहां पर जो अट्रैक्ट। वहां पर है वो चीज चार्ज के बगैर है, इट मींस न्यूट्रॉन ही वहां पर है। ओके, इससे ये सब क्लियर हो गया। नाउ उसका ड्रॉबैक फिर क्या था? उसका ड्रॉबैक ये था कि अगर जो नेगेटिव चार्ज है जब ये घूमता है, एक थ्योरी है फिजिक्स में जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, उसके मुताबिक जब भी कोई चार्जड पार्टिकल, जब भी किसी भी चार्जड पार्टिकल, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका मतलब जब कोई भी चार्जड पार्टिकल किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द घूमता है कंटिन्यूअसली, तो वो अपनी पाथ छोटी करता है। यानी कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये छोटा 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 अपना रास्ता करेगा, एक वक्त आएगा जब ये सेंटर में पहुंच ये जाएगा। इसके अंदर जाए। हाँ, ये इसके अंदर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी एटम में ऐसा नहीं हुआ है। जब ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये डिस्कवर ये नहीं बता सका। अगर नहीं बता सका तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी थ्योरी फेल हो गई। बाकी सब तो इसने क्लियर बताया था, लेकिन इस छोटे से चीज की वजह से इसकी जो पूरी थ्योरी है वो फेल हो गई। फिर इस थ्योरी को जो आया, इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए एक नया साइंटिस्ट जिसको कहते हैं बोहर। ठीक, नील बोहर इसको कहते हैं। नील बोहर ने क्या यस सर। बताया? नील बोहर ने यह बताया कि जो ये चार्ज है, जो वहां पर इसकी दूरी है, जो इसके इर्द गिर्द घूमता है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। मान के चलो अगर ये एक एटम है, इसमें अगर यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है, ये ही इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी ये घूमता है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द, ये अपना जो चार्ज है, जो इसमें एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहती है, ना वो लूज करती है एनर्जी, ना गेन करती है। जब कांस्टेंट रहती है इट मीन्स कि ये इसको ना ये दूर जा सकता है, ना ये नजदीक आ सकता है। जब ये नहीं आ सकता है तो इसकी वजह से जो रदरफोर्ड का कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थी इसकी जो मेन ड्रॉबैक था, वो इसकी वजह से क्लियर हो गया। अब इसने और क्या बताया एटम के बारे में? एटम के बारे में इसने यही चीजें बताई कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली पहले न्यूट्रल है, मीन्स जितने इसमें प्रोटॉन है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक, उसके बाद इसने ये बताया सेंटर जो एटम है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला? इसने बोला उसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन जो है उनका चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है उनका चार्ज है नेगेटिव। उसके बाद इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये शेल्स में होते हैं। जो प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो शेल्स में होते हैं। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके मुख्तलिफ शेल्स है, उन शेल्स को इसने नाम दिया KLMN सो ऑन, इस तरह से इसने उनको नाम दिया। पहले शेल का नाम इसने K रखा, K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये भी इसी ने बताया। अगर हम बात करेंगे K की, तो K में कितने शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर L की बात करेंगे तो L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। M में कितने? 18। M में 18 आ सकता है, N में 32 आ सकता है। लेकिन एज फार एज आवर दिस लेवल इज कंसर्न, सो हम M में भी 8 ही मानते हैं और N में भी इसी तरह से 8 ही मानते हैं। ओके, यस सर। और इसने बोला कि इन शेल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, दे आर नेगेटिवली चार्जेस। जो इलेक्ट्रॉन्स है अब जो रिवॉल्व करते हैं उनका चार्ज क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। इसने बताया है। और इसने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी एनर्जी ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं। अगर ये एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा? अगर ये अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो क्या होगा? तो सर मतलब ये तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा। अगर
इसने गेन की एनर्जी तो ये नजदीक पहुंच जाएगा, अगर इसने लॉस की एनर्जी तो ये दूर जाएगा, जो मैंने अभी बोला। लेकिन न ये गेन करता है न ये लॉस करता है, मीन्स कि ये अपने ही पाथ में चलता है, न दूर जाता है न नजदीक आता है, ये भी इसी ने प्रूव किया। ठीक। इस तरह से आप बोर्स मॉडल देख सकते हो। यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मेड अप होता है दो चीजों का बना होता है न्यूक्लियस। Yes, किसका? neutron and proton. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बना होता है। और पहले में आप देख सकते हो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे में 8 और तीसरे में 18। ये जो इनका अरेंजमेंट है, ये भी इसी ने इसका रूल दिया, 2n स्क्वायर का रूल इसने दिया, उसके हिसाब से ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन। अब रहा है एटॉमिक नंबर की बात। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक। Atom, क्यों yes. कह सकते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है Electron. इसमें। ठीक। उसके बाद Yes. एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है, 20 तक एलिमेंट्स है। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कुछ इस तरह से है। पोटेशियम का K है 19 है। ये मैंने आपको बोला है पोटेशियम का K क्यों है। ठीक। Yes, sir. हाँ, सोडियम का भी मैंने बोला है। सोडियम का जो है Na ये क्यों है? SO होना चाहिए था या कुछ और, लेकिन इसका Na है, क्यों है ये भी मैंने बोला था लास्ट टाइम। Yes, sir. उसके बाद मास नंबर है। मास नंबर क्या है? मास नंबर है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वहां पर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक नंबर में क्या? सम Or ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सम ऑफ प्रोटॉन्स, proton. लेकिन यहाँ पर एंड है। ठीक। ओके। Yes, sir. उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इसको इस तरह से किया जाता है। अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो यहाँ पर इसका 11 आएगा, यहाँ पर आएगा उसका 23, यानी कि एटॉमिक नंबर नीचे, ऊपर होता है मास नंबर। ओके। Yes, sir. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं, अभी भी मैंने आपको बोला अरेंजमेंट क्या है। एल शेल में 2, एम शेल में 8, इसी तरह से KLMN, के में 2, एल में 8। ओके, इस तरह से इनका अरेंजमेंट है। नाउ वैलेंसी के बारे में आपको मैंने बताया था। जो फर्स्ट 1 2 3 है उनकी वैलेंसी क्या है? +1 +2 +3। क्यों? क्योंकि जो बचता है लास्ट में, जो लास्ट शेल होता है, उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उस शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Yes, sir. ओके। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दो तरह की वैलेंसी होती है। एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, दूसरी कोवैलेंसी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कौन सी वैलेंसी है? जो लूज हो या जो गेन करे। लूज या गैन करके इलेक्ट्रॉन गैन करके बनती है वो वैलेंसी इलेक्ट्रो वैलेंसी है। जो शेयर करके बनती है उसको कोवैलेंसी वो कहते हैं। ओके। कोवैलेंसी। नाउ Yes, sir. इलेक्ट्रोवैलेंसी इज हियर डिस्कस्ड। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है आइसोटोप्स। जो आज का टॉपिक है, हमें पढ़ना है आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स है क्या? आइसोटोप्स एलिमेंट्स हैं। देखो दे आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिनका सेम है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कोई भी एग्जांपल किसी भी एलिमेंट की जो आइसोटोप है, जो आइसोटोप एक्ट करता है? कोई? No, sir. देखो, हमने नहीं पढ़ा है। नहीं मैंने बोला है कई बार आपको। हाइड्रोजन है, इसका अगर हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 ही है, लेकिन इसका मास नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। इट मीन्स जो इसका एटॉमिक नंबर है वो सेम है। ठीक। लेकिन जो इसका मास नंबर है वो डिफरेंट है। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो इस तरह के एटम को जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उस चीज को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। उसको आइसोटोप्स कहते हैं। याद रखना आइसोटोप्स, यहाँ पर डिफरेंस है। टोप याद रखना, टॉप डिफरेंट होता है। टोप का मतलब टॉप डिफरेंट होता है। इस तरह से आप याद रखो। ओके। सो और भी एटम है, जैसे कार्बन है। कार्बन में दो होते हैं, कार्बन 14 एंड कार्बन 12। ओके। अब देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है पहले, है ना? 1 है, 1 है इसका। O2 1 2 3 है इनका जो मास नंबर है। इसी तरह से कार्बन की बात करेंगे,
क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन 12 भी है एंड 14 भी है, ठीक है। ये वाला रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये वाला सिंपल कार्बन है। अगर हम इनकी बात करेंगे हाइड्रोजनस की, जिसका मास नंबर 1 है इसको प्रोटेरियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 2 है इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका मास नंबर 3 है इसको ट्राइटेरियम कहते हैं, ओके। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करेंगे, देखो ऑक्सीजन में भी देखो 8 है सबके, नीचे सबका 8 मींस एटॉमिक नंबर सबका 8 मींस सिमिलर एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर की बात करेंगे, मास नंबर क्या है 16, 17, 18 18 मींस डिफरेंट मास नंबर है, उस चीज को कहते हैं आइसोटोप। किस चीज को आप आइसोटोप कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास अलग मास अलग नंबर डिफरेंट हो, ओके। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं, वहां यहां पर क्या बोला था मैंने आइसोटोप्स, लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे यहाँ पर आइसोबार्स है। देखो अब आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स है those elements which have same mass number but different ये atomic अपोजिट number, है। ये अपोजिट है। वहां पर क्या था, वहां पर जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर सेम। था वो सेम था, यहाँ पर मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक। एग्जांपल है यहाँ पर देखो, आर्गन और कैल्शियम की बात अगर हम करेंगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन आर्गन का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। 40 इसी तरह से सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, और सोडियम का जो ये मास नंबर है वो 24 है, जो मैग्नीशियम उसका भी 24 है। जो सोडियम है, सोडियम का 23 पॉइंट कुछ 9 है, इसलिए इसको भी 24 ही मानते हैं, ठीक है। सो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का सेम ही है मास नंबर, ओके। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार्स क्या है, समझ आ गया। एक और चीज है आप, आइसोटून्स, पहला आ गया क्या आइसोटोप्स, दूसरा आ गया आइसोबार्स। दूसरा आ गया आइसोबार्स, तीसरा है आइसोटून्स। अब देखो आइसोटून्स क्या है, those elements which have the same number of neutrons, ना एटॉमिक नंबर सेम, ना मास नंबर सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके सेम है। ये अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन के जो न्यूट्रॉन्स है वो 8 होते हैं। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम ये फास्फोरस का देखेंगे, उसका भी 8 है, ठीक। सो इनके जो ये सब के जो ये है न्यूट्रॉन्स वो सेम है। उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को आइसोट्यून कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है, यस सर। ठीक। तो इस तरह कई सारे एटम्स है, कार्बन भी है इसी तरह से, उनका भी 6 है, तो बहुत सारे एटम्स है जिनके जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। क्लियर? यस सर। नाउ ना यहाँ पर एक थोड़ा सा मान के चलो एक क्वेश्चन है, जो सोडियम आयन है हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells, एक्सप्लेन। ये कह रहा है कि सोडियम जो है, क्या कह रहा है ये, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कैसे है सोडियम आयन के कंप्लीट शेल, ये लास्ट शेल कंप्लीट, इवन कि इसका अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर वो क्या है 11 है। 11 है, तो कैसे है इसका लास्ट शेल कंप्लीट? लास्ट में एक ही होता, उसको फिर 7 चाहिए। वेट, ये सोडियम है ना, यस सर। इसका 11 है, लेकिन ये आयन है, सोडियम आयन। आपको एक्सप्लेन करना है कि सोडियम आयन जो है इसके लास्ट शेल कंप्लीट कैसे है। आप ये समझो कि ये सूटेबल कैसे है, कोई मुझे आप में से बता सकता है कि कैसे है सूटेबल? सर मतलब इसका जो तीसरा शेल है उसमें एक ही है। हाँ, इसमें तीसरा में एक ही है, कोई लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि ये सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं हो रहा है। इट मीन्स स्टेबल आसन मतलब ये कि
आछ युस के तो युस एल शेल अमुक ना एल शेलस में 8 बराबर युस एम शेल तथ में कहीं सर हालांकि ये आपका ये सर साथ मतलब अगर इसके पास 7 होते तो ये एक किसी से लेता, मगर इसके पास सिर्फ एक है तो ये वही किसी और को देगा जिसको एक ही की जरूरत होगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो हम बात कर रहे हैं सोडियम की, मैं कह रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ पर मैंने लिखा ना, यस सर। इसको कुछ नहीं करना, ना इसको किसी को देना है ना कुछ, फिर भी ये स्टेबल है। कैसे? न इसको किसी को देना है, न कुछ करना है, ना किसी से लेना है, लेकिन ये स्टेबल है। कैसे? मैं पता कह रहा हूं नहीं इसको, सर। के में इसके 2 है, एल में इसके एल 8 है, में 8 है। 8 है। सो एम इसका है ही नहीं, एम इसका है ही नहीं। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं सोडियम आयन की बात कर रहा हूं। पता नहीं सर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है आयन क्या होता है? आयन नो क्या होता सर। है? आयन वो चीज होती है जो जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको आयन कहते हैं, या नेगेटिव चार्ज हो उसको कैटायन कहते हैं। ठीक है? इट यस मीन्स सर। यहां पर जब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आयन है। सो आयन है तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव क्यों चढ़ा यहां पर? क्योंकि ये पता नहीं, कल ही बोला मैंने, पॉजिटिव पता इसलिए नहीं। यहां पर चढ़ा क्योंकि इसने ऑलरेडी एक दिया है ना। जब इसने एक दिया तो एक पॉजिटिव चढ़ा, अगर 2 देता तो 2 पॉजिटिव चढ़ते। समझ आ गई यस। मेरी बात? यस सर। यहां समझो। देखो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मुझे सोडियम का बताओ क्या है। मैंने मत कहा आपको सोडियम का मुझे बताओ। मैंने क्या कहा सोडियम। आपको? सोडियम आयन का सोडियम। बताओ। इट मीन जब मैंने सोडियम आयन की बात की तो इसने ऑलरेडी एक दिया है। ठीक है? सो यस अगर सर। यहाँ पर सोडियम आयन में इस तरह लिखता तो इट मीन इसने 2 दिए थे। अगर मैं 3 लिखता तो इट मीन 3 दिए थे। ठीक है? सो इन चीजों का ख्याल रखा करो। नाउ अनदर वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं। देखो, if z is equal to 3, what would be the valency of element? Also name the element. यहां पर समझो, यहां पर ये बता रहा है क्वेश्चन कि z पहले क्या होता है? एटम एटॉमिक नंबर होता है। z एटॉमिक नंबर होता है कि मास नंबर? z नहीं सर। एटॉमिक नंबर आसान कि मास नंबर? कंफ्यूजन क्या है? ठीक अगर वो अगर पता है तेल ठीक, कंफ्यूजन क्या है? z सर एटॉमिक नंबर है, नंबर ही है। z एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स ये कह रहा है कि किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? जरा मुझे बता कितनी होगी इसकी वैलेंसी? 1 होगी हाँ, कैसे 1 होगी? क्योंकि सर अगर पहले शेल में 2 होंगे तो दूसरा शेल उसमें एक ही होंगे, मतलब उसको एक है, वही यस, वैलेंस है। इट मीन्स सिंपली कि एटॉमिक नंबर किसका 3 है? लिथियम का 3 है। जब लिथियम का 3 है इट मीन्स पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 1 आएगा, सो +1, इट मतलब मीन्स इसकी वैलेंस। वैलेंसी 1 है। सो सिंपल। ओके, यस सर। नाउ अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप घर पर करोगे। आपके पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट है एक, इसका जो ये है इज इक्वल टू 23.9 approximately.
Yes, sir. फाइंड वैलेंसी। हाँ, इसकी वैलेंसी मुझे बताना होमवर्क में। क्लियर? फिर इसकी वैलेंसी ढूंढनी है। हाँ, इसकी वैलेंसी ढूंढनी है, होमवर्क है आपके लिए, मुझे सेंड करना इसकी वैलेंसी। ओके, अगर ऐसे सो ही बता दे। तो इसके साथ नहीं, अगर ऐसे बताएंगे तो सब सुनेंगे, मैं भी किसी को नहीं पता होगा तो उनको भी पता चलेगा। सो उनको मैं फिर अगली बार भी बता सकता हूँ। सो इसके साथ हमने चैप्टर भी क्लियर किया। होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया, नहीं तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आगे आपको हर क्लास में जहां भी केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां ये काम आएगा। ओके।